बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का लेक्चर का आगाज करते हैं। कैफ 3 बिजनेस लॉ हमारा लेक्चर 1 है। आज के लेक्चर में हम कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज का लेक्चर हम सिर्फ गपशप करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके पूरे सेशन में आपके काम आने वाली है, बल्कि हो सकता है अगले आने वाले कई सालों में आपके लिए यूजफुल हो। इसलिए आपने अटेंटिवली इन बातों को सुनना है। ओरिएंटेशन में हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे वो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन, आपको कौन पढ़ाएगा, क्या वो इस काबिल है कि आपको पढ़ा सके, फिजिकल और ऑनलाइन लेक्चर्स के दरमियान में फर्क क्या है, आजकल स्टूडेंट्स में काफी डिस्कशन चल रही होती है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। फिर इसी तरह एक दूसरे जो हॉट टॉपिक है आजकल, ऑफिशियल लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर्स। जब एक ऑप्शन अवेलेबल है तो दूसरी ऑप्शन को क्यों यूटिलाइज किया जाए, दूसरी ऑप्शन को क्यों वेल किया जाए, जो कि कॉस्टली ऑप्शन भी है। फिर 20,000 मैं क्यों पे करूं, जबकि मेरे पास अगर फर्ज कीजिए कि ऑफिशियल लेक्चर्स लेने है किसी कॉलेज के साथ, तो 20,000 हाई कॉस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारे पास दूसरी लो कॉस्ट ऑप्शन भी है जो फॉर एग्जांपल 8,000, 10,000, 12,000 में अवेलेबल है। तो क्यों 20,000 पे किया जाए राइस को इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो कॉस्ट आपने पे की है उसके अगेंस्ट में सर्विसेज क्या आप ऑब्टेन करेंगे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है कॉलेज के साथ, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने जा रही हैं। मेथोडोलॉजी क्या होगी हमारी पढ़ने की पढ़ाने की, स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है हमने, और मेजर रीजन क्या है स्टूडेंट्स के फेल होने की इस सब्जेक्ट में, बिजनेस लॉ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम, मैं आपको ये कैफ 3 बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में। जिस फर्म से मैंने क्वालिफाई किया एएफ फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस क्वालिफिकेशन के बाद उसी फर्म के साथ मैनेजरियल लेवल पे कुछ अर्सा जॉब की, तकरीबन 1 साल और 2 महीने के करीब। 2009 में शिफ्ट हो गया मैं परमानेंट बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन में, और 2009 से लेके अब तक तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं मैं फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही अटैच हूं। ये सब्जेक्ट जो कैफ 3 है बिजनेस लॉ, ये पढ़ाते हुए तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं। पहले ये सब्जेक्ट बिजनेस लॉ 2 हिस्सों में हुआ करता था, मर्केंटाइल लॉ पोर्शन अलहदा और कंपनी लॉ का पोर्शन अलहदा हुआ करता था। अब आईकैप ने इसको फिर इकट्ठा कर दिया, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ दोनों का एक सब्जेक्ट बना दिया, कैफ 3 बिजनेस लॉ। तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जाहिर है जितनी फर्दर जो इंट्रोडक्शन होगा हमारा एक दूसरे के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता सेशन के दौरान में चलता ही रहेगा। हाँ, एक चीज सिर्फ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ा सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा जो लॉयर्स हैं, एलएलबी क्वालिफाइड है, वो भी पढ़ा सकते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो ये कि किसी, हालांकि देखिए अगर नॉलेज वाइज बात करें ना, तो इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि जो एलएलबी क्वालिफाइड पर्सन है, लॉ का नॉलेज उसका ज्यादा है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज की बात होती है ना, हमारी फील्ड जो है वो अकाउंटिंग है, ऑडिट है, ये हमारी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। लॉ हमारी एक्सपर्टीज की फील्ड नहीं है। हाँ, हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, कुछ लीगल जो हमारे प्रोफेशन में लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें और आप ये कहें जी नॉलेज किसका ज्यादा है, डेफिनेटली जो एक एलएलबी क्वालिफाइड है उसका नॉलेज ज्यादा है। लेकिन याद रखिएगा, जो टीचिंग है वो बेसिकली नॉलेज की नहीं, वो कम्युनिकेशन की गेम होती है। इसमें यह चीज अहम नहीं है कि मुझे 1000 लफ्ज आते हैं, 10,000 लफ्ज आते हैं। इसमें अहम चीज यह है, चाहे मुझे 10,000 लफ्ज आते हैं, भाई मैंने सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने तो 20 अल्फाज ही हैं, मैं उन 20 अल्फाज के ऊपर मेरी कितनी ग्रिप है और वो मैं कैसे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर सकता हूं, कैसे पढ़ा सकता हूं, कैसे समझा सकता हूं, ये अहम है। और एक चीज के ऊपर और मैं पर्सनली कन्विंस्ड हूं, वो ये कि जो पर्सन जिस फील्ड में है, अगर वो उस फील्ड से गुजरा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं किसी, अगर मैं उस फील्ड से गुजरा हुआ हूं, तो मैं उस फील्ड की ऊंच नीच को बेहतर समझता हूं किसी भी दूसरे बंदे की निस्बत, और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना ज्यादा बेहतर है ऐसे बंदे के लिए जो कि उस रास्ते से गुजरा हुआ है। उसे पता है कि ये कंसेप्ट किस तरीके से एग्जाम में टेस्ट होते हैं, हमारे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और फिर इन कंसेप्ट्स में आगे प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करना होता है, उस सारी चीजों को सामने रख के वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। और अगर मैं फर्ज कीजिए, अगर मुझसे ये कहा जाए कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आप जो है वो इस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल एलएलबी में एक सब्जेक्ट है वहां पढ़ाया जाए, वहां पढ़ाए जाके, या इवन हमारी प्रोफेशनल बॉडीज में ही आईसीएम में के स्टूडेंट्स को पढ़ाए या पिफा के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो याद रखें, मैं चाहे मेरी जितनी मर्जी ग्रिप हो, मैं जितना मर्जी सक्सेसफुल हूं सीए में, मैं दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज के स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकूंगा, क्योंकि मुझे उनके सिस्टम का नहीं अंदाजा। हर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी का एक अलग अपना सिस्टम होता है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अगर तो फॉर एग्जांपल एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उस सिचुएशन में जो एलएलबी के टीचर्स हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उन्हें अपने प्रोफेशन की नीड्स का बेहतर अंदाजा है। और अगर फॉर एग्जांपल एसीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो एसीसी का टीचर ही पढ़ाए, वो ज्यादा बेहतर है।
और इसी तरह जो सीए का फील्ड है, अगर इसमें कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो सीए का टीचर ही पढ़ाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब मैं ये हरगिज आपको ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा या मैसेज नहीं दे रहा कि जो फॉर एग्जाम्पल एलएलबी क्वालिफाइड टीचर्स हमारी प्रोफेशन में वो सही नहीं पढ़ा रहे, वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। और बहुत से में भी कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं कि देखिए कंपिटेंस जो है वो क्वालिफिकेशन पे लाजमी नहीं कि डिपेंडेंट हो। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते लेकिन क्वालिफाइड से भी ज्यादा कंपिटेंट होते हैं। तो मे भी वो जो दूसरे टीचर्स हैं वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज्यादा कंपिटेंट हो। लेकिन मैंने अपने आपके साथ एक पर्सनल फीलिंग अपनी शेयर की, अपना ओपिनियन शेयर किया कि जिस फील्ड को पढ़ाना है अगर उसी फील्ड का प्रोफेशनल उस फील्ड को पढ़ाए तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होती है बनिस्बत इसके कि किसी दूसरी फील्ड का प्रोफेशनल है। तो बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं। सर लेक्चर्स जो हैं, चलिए पहले फिजिकल और ऑनलाइन की बात करते हैं। यहां ऑफिशियल और यूट्यूब लेक्चर्स की बात कर लेते हैं पहले हम। सर हमने फीस पे की 20,000, साथ ही कुछ दूसरे स्टूडेंट भी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो यूट्यूब से लेक्चर ले रहे और फ्री ले रहे हैं, तो सर हम भी उधर से लेक्चर ले सकते हैं। हमने क्या कोई गलत फैसला तो नहीं किया 20,000 फी पे करके? क्योंकि जाहिर है डेफिनेटली ज्यादातर लोगों के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी अमाउंट है। तो अब मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जहन में कभी ये आए कि यार अगर मैं यूट्यूब से ही लेक्चर देख लेता तो वो ज्यादा बेहतर था, मेरे पैसे बच जाते। अरे पैसे बच जाते, लेकिन और किन चीजों का नुकसान होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज याद रखें, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो अपडेटेड नहीं होते, अपडेटेड नहीं है, वो तकरीबन 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स पुराने लेक्चर्स हैं। और खासतौर पे लॉ, याद रखिए कोई सा भी लॉ का सब्जेक्ट हो उसमें सिलेबस में चेंज आना नेचुरल है। लॉ हमेशा चेंज होता रहता है, हर 6 महीने साल में चेंजेस आना नेचुरल है। तो जो फर्ज कीजिए 2019 के अगर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, यूट्यूब पे 2019 सेशन के, तो 2019 में सिलेबस कुछ और था, वहां पे चैप्टर्स वहां हमारे लॉ के हुआ करते थे 27, वो जो लेक्चर्स है मे बी वो 27 चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ाए, उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए गए हो। लेकिन अब जो हमारा सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है और उसमें सिग्निफिकेंट रिवीजन आई है। सबसे बड़ी रिवीजन मैं आपको बता देता हूं, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज अब टेस्ट होते हैं हमारे पेपर में, जो कि पहले नहीं थे। तो अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर लेंगे इसका मतलब है कि सीधा सीधा 30% पेपर तो आपका आउट हो गया, उसकी तो आपकी एक नंबर की प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी एमसीक्यूज की। फिर इसके बाद फर्दर अब लॉ में जो हमारे पहले चैप्टर हुआ करते थे 20 से अब 16 है। अब एक चीज तो ये समझ लीजिए कि यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है और हमारे सिलेबस में, लॉ के सिलेबस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ चुकी हैं। इसकी एक बड़ी एग्जांपल मैंने आपको 30 मार्क्स एमसीक्यूज की दे दी। प्लस अगर फर्ज कीजिए कि सिलेबस में चेंज ना भी होता, सिलेबस सेम भी रहता, स्टिल याद रखें जो एग्जामिनर होता है उसका टेस्टिंग, क्वेश्चन की टेस्टिंग करने का तरीकाकार वो चेंज होता रहता है। 3 साल पहले का एग्जामिनर किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था, अब का एग्जामिनर किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आज से 3-4 साल के बाद का जो एग्जामिनर होगा, याद रखें उसका टेस्टिंग का तरीकाकार डिफरेंट होगा। तो इसीलिए पहले, आज से कुछ साल पहले तक जो ज्यादातर हमारे पेपर का पोर्शन हुआ करता था वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अब जो उसका फोकस है रिसेंट अटेम्प्ट्स में, उसका फोकस रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन से हटके केस स्टडी की तरफ चला गया। तो इसलिए हम टीचर्स क्या करते हैं, हम अपने लेक्चर्स को भी, अपने पढ़ाने के तरीकाकार को भी, अपनी प्लानिंग को भी एग्जामिनर के फोकस को सामने रखते हुए चेंज करते रहते हैं। पहले अगर हमने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रटा लगाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया करते थे, तो अब हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जाके तुमने ज्यादातर केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह अगर पहले फर्ज कीजिए 8-8, 10-10, 12-12 नंबर का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का क्या पूछा करता था, अब वो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हम उसी कंसेप्ट को हम डिफरेंट वे में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई अब तरीकाकार कुछ और है। आपने अक्सर इससे पहले अगर आप कुछ दूसरे थियरी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है फॉर एग्जांपल, या बीएमबीएस या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपने एक इशू देखा, अगर प्रॉब्लम आपको आती है, आप देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन है, वो पहले किसी और अटेम्प्ट में आया, उसमें फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स के साथ था, और अब रिसेंट अटेम्प्ट में आया वो 3 मार्क्स के साथ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, किसमें कितना लिखना है? अब ये किस वजह से है? ये एग्जामिनर का फोकस चेंज होने की वजह से है। अब अगर आप फर्ज कीजिए किसी एक कंसेप्ट को सीखा और आपने 8 नंबर के लिहाज से तैयार कर लिया, एग्जाम में 3 नंबर का आ गया, प्रॉब्लम होगी आपको, यार कितना लिखना है, क्योंकि आपने तैयारी तो 8 नंबर के हिसाब से, पुराने ट्रेंड के हिसाब से की होगी। इसका फर्ज कीजिए अगर तैयारी पुराने ट्रेंड के हिसाब से आप 3 नंबर की करते हैं, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर प्रॉब्लम क्या, अब इसमें क्या करना है? तो याद रखिए जो पुराने लेक्चर्स होंगे वो पुराने एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी की बेस पे होता है। एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाती है, नॉर्मली 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट पास्ट पेपर्स हैं उनके डिस्कशन आपको पुराने लेक्चर्स में डेफिनेटली नहीं मिलेगी, क्योंकि 2019 में लेक्चर हैं वो 2019 तक अपडेटेड होंगे, उसमें जो 19, 20, 21 की अटेम्प्ट्स का कुछ भी जिक्र नहीं होगा।
तो इसीलिए पहला जो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा वो ये कि आपका मटेरियल आउटडेटेड नहीं होगा। आपको इस सेशन में जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% आई आपके लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। आपको सारे सेशन में ध्यान में रखिएगा। अब आप टीचर के पास आ गए हैं ना, अब ये परेशानी आपकी नहीं है कि सिलेबस में क्या चीज शामिल है क्या चीज शामिल नहीं है, ये आपने कहीं से पता करने की कोशिश नहीं करनी। ये सारी की सारी आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सिलेबस में 1% भी अगर कहीं चेंज, इवन अभी तक जो चेंज हो चुका और इवन अगर आगे भी कोई भी चेंज आएगा, आखिरी महीने भी कोई चेंज आता है ना फर्ज कीजिए, तो वो भी आपके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताएगा। आपको हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस में कोई चीज चेंज हो गई है, नहीं आ गया, पुरानी निकल गई, मुझे पता नहीं है। देखिए, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अब आप टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपका टीचर आपको प्रोवाइड करेगा। फिर दूसरी चीज, रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। याद रखें, जो एक कंप्लीट सेशन होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स नहीं होते हैं, उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, वीडियो लेक्चर्स के साथ स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में एक तो बुक है, आप कहेंगे सर बुक तो मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, बुक अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन बुक के साथ कुछ और मटेरियल भी होता है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो नॉर्मली हम क्लास में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ समरीज वगैरह, इसके अलावा जो हम माइंड मैप्स बनाया करते हैं कि स्टूडेंट्स को, माइंड मैप का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को हम एक ही पेज के ऊपर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं, ताकि स्टूडेंट जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर सके। और इस तरह के और बहुत से हमारे स्टडी सपोर्ट मटेरियल होता है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप YouTube के लेक्चर वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये एडिशनल स्टडी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। फिर एक्सप्लेनेशन बाय टीचर। अब लॉ है, इसमें तो कंफर्म है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, एवरी स्टूडेंट की बात करो, एवरी स्टूडेंट 100% उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा फौरी तौर पे। लॉ है इसमें, फॉर एग्जांपल आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन जब उसकी केस स्टडी करने बैठे आपके जहन में कोई और पॉइंट आ गया, सर अगर इसको इस तरीके से कर लिया जाए तो क्या होगा। या इवन अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो YouTube पे अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं, क्या आप टीचर से किसी से पूछ सकते हैं, सर इसको अब कैसे करना है, ये मुझे समझ नहीं आया, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसकी कोई दूसरी एग्जांपल दे दीजिए, इसको अगर हम इस तरह कर लें तो फिर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में लर्निंग के दौरान में आते हैं, और अगर इनको प्रॉपरली आंसर ना किया जाए तो आपके जहन में गिरा बन जाती है, आपको टेंशन देना शुरू कर जाती है। अच्छा, ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, सारे सेशन में आप परेशान रहेंगे, अगर एग्जाम में इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन अगर आपने ऑफिशियल किसी भी टीचर से, किसी भी कॉलेज के साथ अटैच होकर लेक्चर्स लिए तो आपको ये टेंशन नहीं होती। आप रेलिवेंट टीचर से फौरी तौर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टीचर आपको आंसर करता है। फिर टेस्टिंग और फीडबैक, ये प्रोबेबली मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीजन होगी ऑफिशियल लेक्चर्स को एक्वायर करने की। वो ये कि ऑफिशियल लेक्चर जब आप लेते हैं तो आपको एक बाकायदा टेस्टिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए, टीचिंग जो है ये, या कोई भी सब्जेक्ट लर्न करना, ये वन वे प्रोसेस नहीं होता, ये टू वे प्रोसेस होता है। मैंने तो आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा दिया, अब वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, इवन ये आपको भी खुद नहीं पता होता। समटाइम्स स्टूडेंट्स को लग रहा होता है मुझे सारा कंसेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन उसके सामने रखो, फंस जाता है। तो ये टू वे प्रोसेस होता है, फीडबैक आना जरूरी होता है, आपकी अपनी वैल्यूएशन होना भी साथ साथ जरूरी है कि क्या मेरी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो टेस्टिंग सिस्टम बहुत अहम होता है। आप अगर YouTube पे जाके लेक्चर लेंगे आपको डेफिनेटली टेस्टिंग सिस्टम नहीं मिल सकेगा। और अगर टेस्टिंग सिस्टम, फर्ज कीजिए आप ये कहते हैं अच्छा YouTube से लेक्चर ले लिए, लेक्चर इधर के ले लिया, टेस्टिंग सिस्टम उधर 1000-2000 फीस देके वहां से टेस्टिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया, नो डाउट बेहतर ऑप्शन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्ज कीजिए कि आपने लेक्चर किसी और टीचर के लिए, टेस्टिंग सिस्टम किसी और टीचर से लिया, तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, उसमें कुछ थोड़ा बाज़ औक़ात कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। तो बहरहाल टेस्टिंग सिस्टम जो है ये याद रखें, एक बड़ी रीजन है खासतौर पे थ्योरेटिकल पेपर। मैंने ये देखा स्टूडेंट आगे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स है, BMBS है या दूसरे सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल है, उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते जिस तरह के काउंटिंग की प्रैक्टिस की होती है। इसलिए टेस्टिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और अगर आप YouTube वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, ये टेस्टिंग सिस्टम आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। और फिर एंड पे जाहिर है अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिस तो है ही। कॉलेज की मैनेजमेंट की मर्जी है, वो चाहे ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन ले या ना ले। नॉर्मली कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो एथिकल ग्राउंड्स पे वार्न करना बेहतर समझती है, बजाय ये कि कोई इलीगल एक्शन लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स का आगे पूरा कैरियर होता है। अगर किसी के खिलाफ इलीगल एक्शन लिया जाए तो उसका कैरियर डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। बहरहाल ये कॉलेज मैनेजमेंट की मर्जी होती है, वो चाहे किसी भी बेस पे एक्शन ले ले, ना भी ले तो बहरहाल आपको तो पता ही है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो ये आपके साथ में कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने शेयर किए हैं कि कैसे डिफरेंट है ऑफिशियल लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं ये जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ये मैंने किसी पब्लिक फोरम पे नहीं रखने, ठीक है, वरना आप ये कह सकते हैं कि सर आपने तो जो है वो अपने स्टूडेंट्स को घेरने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपके पास आए, रेवेन्यू जनरेट हो, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के मैंने यूट्यूब पे नहीं रखी,
बल्कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूं, और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डिसीजन कर चुके हैं। अब मैंने आपसे फर्ज कीजिए कॉलेज ने जो पैसे ले लिए हैं, कॉलेज ने मजीद तो आपसे कोई पैसे नहीं लेने, ठीक है, लेकिन मेरा बताने का मकसद यह है कि आपको पता हो कि भाई आप एक प्रीमियम सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हैं। आपने अगर कॉस्ट पे की है तो आपको उस कॉस्ट से ज्यादा का रिटर्न मिलना चाहिए, और रिटर्न कैसे मिलेगा और रिटर्न में क्या चीजें मिलेंगी ये आपको क्लियर होना चाहिए, वरना आपको हमेशा पछतावा लगा रहेगा कि यार मैंने तो ऐसे बिला वजह, मैं तो बेवकूफ हूं, एक चीज फ्री में मिल रही थी और मैंने उसको पैसे दिए। नहीं, फ्री वाली चीज में फर्क है और प्रीमियम प्रोडक्ट में डिफरेंस है, और वहां पे क्या रिस्क है और यहां पे क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कहते हैं अच्छा ठीक है सर, हमने ऑफिशियल लेक्चर ले लिए, चलिए तसल्ली होगी हमारी कि सर जो कुछ पढ़ाएंगे हमें अपडेटेड पढ़ाएंगे, कंप्लीट पैकेज हमें मिलेगा, और जब कभी हमें कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी किस्म की, टीचर अवेलेबल होगा। चलें ये सारी बातें तो ठीक हो गई। अब अगला क्वेश्चन, सर फिजिकली हम लेक्चर्स को अटेंड करें या ऑनलाइन अटेंड करें, दोनों में क्या फर्क है? सर एक टीचर कहता है कि जी फिजिकल क्लासेस बेहतर है, दूसरा टीचर कहता है जी ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है, कौन सही है कौन गलत है? याद रखिए दोनों सही है। ये अगर कोई एक टीचर किसी इवन हम भी किसी एक स्टूडेंट को मशवरा दे रहे थे भाई तुम फिजिकल क्लासेस लो, और दूसरे स्टूडेंट को अगले 5 मिनट के बाद मशवरा दे रहे थे तुम ऑनलाइन क्लासेस लो। क्यों? क्योंकि याद रखे ये डिसीजन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि किसी स्टूडेंट के लिए फिजिकल क्लासेस बेहतर है, किसी के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेहतर है। अगर आप मेरे से इसका वन वर्ड आंसर पूछना सर फिजिकल या ऑनलाइन, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। मुझे ये 3-4 क्वेश्चन के जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले स्टूडेंट के लिए फिजिकल बेहतर है या ऑनलाइन बेहतर है। पहले मैं आपके साथ जनरल कुछ कंपैरिजन डिस्कस करता हूं कि फिजिकल में क्या प्लस है क्या माइनस है, और ऑनलाइन में क्या प्लस है क्या माइनस है, और मैं कोशिश करूंगा इसमें हत्तुल इम्कान न्यूट्रल हो। देखिए सबसे पहली चीज तो ये आपने देखना आपके पास ऑप्शन भी है कि नहीं है। जैसे आजकल के हालात में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब चाहे फिजिकल में जितने मर्जी फायदे ही फायदे हों और ऑनलाइन में नुकसान ही नुकसान, स्टिल आपने अटेम्प्ट तो देनी है। तो अगर तो ऑनलाइन फिजिकल की ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट ना देने से अटेम्प्ट दे देना बहरहाल बेहतर है, तो ऑनलाइन आपने अडॉप्ट करना है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और इन फ्यूचर प्रोबेबली आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगी, और ये आपको अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है अब आइंदा आपको, और खासतौर पर जब आप सीफैप लेवल पे जाएंगे, आपको ये डिसीजन तकरीबन हर अटेम्प्ट में करना पड़ेगा कि मुझे फिजिकल क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, या इवन ये भी डिसीजन करना पड़ेगा अच्छा मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट की फिजिकल क्लासेस लेनी चाहिए, किसकी ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों ऑप्शंस को आपके सामने रखूं, इनके प्लस माइनस। हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश यही होगी कि न्यूट्रल रहूं, बायस ना हूं, और किसी भी एक ऑप्शन को ओवररेट करने की कोशिश ना करूं, और जो स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिलता है उसकी बेस के ऊपर आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रखूं। देखें एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आप लोगों का होगा, डिसीजन की तरफ मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, उस डिसीजन को करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएट करनी चाहिए, जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले फिजिकल के प्लस पॉइंट्स, बेनिफिट्स क्या हैं। फिजिकल का सबसे बड़ा बेनिफिट रेगुलेटेड सिस्टम प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर हम डंडा हमारे सर पे होना फिर हम काम करते हैं, वरना हम काम नहीं करते, हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि टीचर आए डेली बेसिस के ऊपर हमसे पूछे हाँ भाई कल काम करके आए कि नहीं आए, अगर हम नहीं काम करके आए तो हमें थोड़ा सा खींचे, पूछता रहे, तो हम साथ साथ क्लास के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट, ये फिजिकल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कॉलेज की तरफ से एक रेगुलेटेड सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको पता है कि क्लास किस टाइम पे होनी है, आपको पता है टेस्ट कब होगा, कितनी ड्यूरेशन होगी, आपको पता है कि टीचर्स के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, किस वक्त करना है। ये सारी चीजें जो कि पूरा का पूरा रेगुलेटेड सिस्टम इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट कहता है अच्छा मैंने सिर्फ अभी सिस्टम में घुसना है, अब उसके बाद इसमें जो चीज भी जरूरी है कॉलेज को पता है, कॉलेज ने प्लान की हुई है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। यह है रेगुलेटेड बड़ा एडवांटेज। एक दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप अपने टीचर से इमीडिएटली क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। जैसे क्लास में बैठे हुए टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद पूछा हाँ भाई कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, तो आपके जहन में अगर कोई इशू कोई क्वेश्चन आ रहा है आप फौरी तौर पे टीचर से पूछ सकते हैं फिजिकल में, ठीक है। ऑनलाइन में जाहिर है आपको डिफरेंट फोरम के जरिए से जाना पड़ता है, उसमें कुछ थोड़ा टाइम गैप आ सकता है। तो ये दो बड़े बेनिफिट। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स हैं एक्सपेंसिव है, इनकन्वीनियंस है। अच्छा किसके लिए? आउटसाइडर्स के लिए। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सीए की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा आपको पता है एक लिमिटेड प्रोफेशन है, छोटा सा प्रोफेशन है, लोग नॉर्मली एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। अव्वल तो टीचिंग प्रोफेशन में ही ट्रेंड ये है कि जो अच्छा शार्प बंदा होता है, इंटेलिजेंट बंदा होता है, उसकी ऑप्शन होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड या प्रोफेशन में जाएं। टीचिंग में अच्छे लोगों का आना थोड़ा कम होता है, ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, और यही ट्रेंड हमारे प्रोफेशन में भी है। फिर इसके बाद जो टीचर्स आते हैं या जो इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं वो बड़े शहरों में अवेलेबल होते हैं, जैसे कराची में है, क्योंकि मार्केट बड़ी जहां पे होगी जाहिर है वहां पे बिजनेस होगा। कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद।
अगर तो आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के करीब तरीन किसी जगह पे रहते हैं तो आपके लिए फिजिकल क्लासेस लेना बहुत आसान है, आप ले सकते हैं और बेहतर भी है या फिजिकल क्लासेस ले लें। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज के शहर में रहते हैं या किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो याद रखिए आपके करीब तरीन में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगी कि आप वहां पे डेली बेसिस पे जाएं, कॉलेज में पढ़े और वापस आ जाएं। उस सूरत में फिर आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है इन शहरों में, इन बड़े शहर। अच्छा, जब शिफ्ट होते हैं तो इनकी अपनी एक कॉस्ट होती है, लिविंग की कॉस्ट है। उसमें क्या चीजें शामिल हो सकती है आप बेहतर समझ सकते हैं। उसमें हॉस्टल का रेंट शामिल है, उसमें आपका आने जाने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल है। इसके अलावा इनकन्वीनियंस भी होती है। इनकन्वीनियंस क्या है भाई, कपड़े खुद धोने हैं, खाना खुद पकाना है, इस तरह के चीजों पे भी कॉस्ट तो लगती है, टाइम भी लगता है। वही चीजें जो घर में आपको सारी चीजें रेडीमेड मिल जाते हैं, आप आवाज लगाते हैं अम्मी जी चाय का कप दे दीजिए, वो 10 मिनट के बाद चाय का कप हाजिर होता है। आप अपनी कन्वीनियंस के साथ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ चाय का कप, हर चीज आपको रेडीमेड अवेलेबल है। लेकिन जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं वहां पे फिर आपको ये मसले मसाइल होते हैं। तो आउटसाइडर्स के लिए एक डिसएडवांटेज होता है फिजिकल में कि वो एक्सपेंसिव होता है और इनकन्वीनियंस होता है। और याद रखिए एक और चीज, मैं आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयरिंग हुई तो ये बात पता चली कि आप जब हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में आपके साथ और दूसरे लोग, जाहिर है एक पर्सन एक स्टूडेंट एक रूम को अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरे जो साथ में आपके रूममेट्स हैं वो किस तबीयत के हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। इवन समटाइम मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे बाकायदा रो के गए कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जो दूसरा रूममेट है वो हमें पढ़ने नहीं देता, और वो कभी हमें खींच के कहीं जबरदस्ती कहीं ले जाते हैं या पढ़ाई के लिए तंग करते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, वो कोई ऊंची आवाज में ऑडियो लगा दिया या और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक बात होती है जब स्टूडेंट्स किसी दूसरे शहरों से बड़े शहर में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद टाइम वेस्टेज, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से क्या मुराद है मेरी, कि कॉलेज आने जाने में टाइम लगेगा आपको। अब जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। आपने अगर किसी दूसरी जगह, किसी करीब तरीन जगह पे भी जाना है और आप ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका तकरीबन आधा घंटा मस्ट है, आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक। तो ये जाहिर है नॉन प्रोडक्टिव वर्क है। इसके अलावा इवन कॉलेजेस में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से एक क्लास और दूसरी क्लास में फर्क होता है, तो आधा घंटा पौना घंटा बाद का सब्जेक्ट के दरमियान में गैप आ जाता है। अब उस गैप भी वो एक तरह से टाइम वेस्टेज है। हालांकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, लेकिन सम टाइम इस वक्त तो यूटिलाइज कुछ स्टूडेंट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये है हमारे डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक फिजिकल के। फिर इसके बाद ऑनलाइन की तरफ आते हैं। ऑनलाइन में प्रोबेबली जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है मल्टीपल रिवीजन। आपने फीस तो एक ही दफा दी, आप जितनी दफा चाहे रिवीजन कर सकते हैं। आपको पहली दफा समझ नहीं आया लेक्चर, दूसरी दफा समझ नहीं आया, आप तीसरी दफा देख सकते हैं। या इवन बाद में जब आपने फर्ज कीजिए एक दफा आपने लेक्चर ले लिया सारा तसल्ली के साथ, और फिर उसके बाद दूसरी दफा आप रिवीजन करना चाहते हैं फर्ज कीजिए महीने के बाद, तो ये रिवीजन करने के लिए आप उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। या आपने हो सकता है लिखा हो, जो शार्प स्टूडेंट होगा उसने लिखा होगा अच्छा यहाँ पे इस लेक्चर में यहाँ से लेके यहाँ तक ड्यूरेशन में सर ने काम की बात बताई है, जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सुनना है इसको, ड्यूरेशन को। या इवन रिवीजन के लिए आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, लेक्चर की स्पीड को डबल करके सुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए रिवीजन के लिए अगर आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे होंगे हरगिज डबल स्पीड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है बाद में आपको मैं इस ओरिएंटेशन के अगले हिस्से में बताऊंगा। फिर 24/7 लर्निंग एट होम, घर बैठे हैं, जब दिल किया, जिस वक्त दिल किया, जिस जगह पे आप बैठे हैं और जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है आप लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, आप 10-10 मिनट के गैप भी अगर आपको अवेलेबल है, 10-15 मिनट का, आपने कहा अच्छा चले मैं लेक्चर सुन लेता हूं 15 मिनट के लिए, सुबह सुनना चाहे शाम सुनना, अब अपनी कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन याद रखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी से फायदा वो लोग उठाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल है, वरना यही चीज स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज का बायस भी बन सकती है। क्यों? अगर वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन सिस्टम में स्टूडेंट आके हमसे शेयर करते हैं वो ये है, कहते हैं सर हम रिलैक्स हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता भाई तुमने आज का लेक्चर लिया कि नहीं लिया, असाइनमेंट की कि नहीं की, टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा सुबह है तो कहते हैं अच्छा अभी मूड नहीं बन रहा शाम को पढ़ेंगे, शाम को है तो कहते हैं अच्छा सुबह पढ़ेंगे। अगले दिन क्या किया, ज्यादा टेंशन हुई तो थोड़ा सा आधा लेक्चर देख लिया। ऐसे तो इस तरह क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। फिर प्लानिंग चेंज हो रही होती है, जी आखिरी 3 महीने रह गए हैं, अब हमने हर रोज 2 लेक्चर अटेंड करने हैं, आखिरी 1.5 महीना रह गया है, हर रोज हम 4 लेक्चर लेंगे। इस तरीके से पाइल अप होना शुरू हो जाता है काम। तो सेल्फ रेगुलेटेड होना ऑनलाइन सिस्टम में सबसे अहम चीज है। अगर आप में ये चीज है फिर आप ऑनलाइन सिस्टम से फायदा उठा सकते हो, वरना नहीं उठा सकते। और इवन अब आजकल तो जाहिर है ये ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको इसका मतलब है सेल्फ रेगुलेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ रेगुलेटेड नहीं, आपके पास ऑप्शन है फिजिकल आके बैठ जाए, आपको टीचर अपने साथ साथ चलाएगा। लेकिन अगर सेल्फ रेगुलेटेड अब तो ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको खुद से अपनी प्लानिंग करके शेड्यूल बना के उसके ऊपर कायम रहना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन सिस्टम का, सेल्फ रेगुलेटेड होना पड़ता है। और क्या है, रिसोर्सेज की जरूरत है। अच्छा कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है? आईटी रिसोर्सेज की। आईटी रिसोर्सेज से मुराद मेरी है, एक आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, या स्मार्टफोन भी चल जाता है लेकिन बेहतर होता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, याद रखिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो, क्योंकि जितनी ऑप्शंस है
कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है। जितना कन्वीनियंटली आप ऑनलाइन एजुकेशन से फायदा उठा सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए से, मोबाइल से में उतनी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। लेक्चर चल जाते हैं, लेकिन याद रखिए सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में आप बेहतर तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, प्लस कुछ थोड़ा सा आईटी का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है इसमें आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प इंस्टॉल करना पड़ता है, उनको यूज करना पड़ता है। तो आपके पास इतना क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए कि आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें और उसे चलाना सीख सकें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में आए हैं तो आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास बेसिक आईटी स्किल्स भी नहीं थी, या इवन आपको शायद हैरानगी हो ये बात सुन के, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं जिनको ईमेल अकाउंट भी नहीं बनाना आता था, तो उनको ईमेल अकाउंट बनाने में फिर कॉलेज स्टाफ जो है उन्होंने हेल्प की। तो ये रिसोर्सेज भी आपके पास होना चाहिए और सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। अब देखिए ये तो मैंने प्लस माइनस आपके साथ दोनों के शेयर कर दिए। अब आते हैं डिसीजन की तरफ। अगर आपने डिसीजन करना है भाई फिजिकल या ऑनलाइन, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है कहता है सर फिजिकल पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं, मैं उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ भाई कहां रहते हो? अगर आप लाहौर से ये लाहौर कराची इस्लामाबाद से बाहर किसी और शहर में रहते हो, आपके लिए ऑनलाइन बेहतर, प्रेफरेबली ऑनलाइन। अगर आप इन शहरों में रहते हो, आना जाना आपके लिए आसान है, फिजिकल बेहतर है। दूसरी ऑप्शन, क्या आपके पास रिसोर्सेज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है घर में? अगर है ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिजिकल की तरफ आए। सेल्फ रेगुलेटेड, भाई खुद से काम कर लेते हो, अपना प्लान बना के उसके ऊपर कायम रहते हो, महीने में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए नेचुरल है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जनरली अपने बनाए हुए प्लान को फॉलो नहीं कर पाते और महीने में फॉर एग्जाम्पल अगर 30 दिन है और 15 दिन फॉलो करते हैं, 15 दिन आपका प्लान आउट होता है, तो फिर इसका मतलब भी आप सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, आपको फिजिकल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप महीने में 30 दिन है, 25 दिन आप प्लान को फॉलो करते हैं, 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, फिर इसका मतलब है आप ऑनलाइन को ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। तो ये क्राइटेरिया है। अब देखिए मैं हरगिज आपको इस कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जा रहा, कंक्लूजन आपका होगा कि फिजिकल बेहतर है, फिजिकल की तरफ जाए या ऑनलाइन की तरफ जाए। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ रेलिवेंट थी, स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कशन की, उससे मुझे पता चली। अब इसके बाद एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका अपना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अहम चीज, बाजू का ऐसा होता है कि रिजल्ट किसी और, आउटकम किसी और वजह से आ रहा होता है, हम उसे लिंक किसी और चीज के साथ कर रहे होते हैं। अगर एक अच्छा टीचर है ना, अच्छा टीचर, वो आपको चाहे फिजिकल में पढ़ाए, चाहे, मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे सिलेक्शन करनी हो तो मैं इसके साथ एक और चीज भी देखूंगा, भाई टीचर कौन सा है जिसने इस सिस्टम को लेके चलना। अगर देखिए टीचर सारे रिस्पेक्टेबल हैं, टीचर सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन याद रखें सारे टीचर्स इक्वल नहीं हैं। हर एक, मैं प्रोफेशनल, मैं बीइंग प्रोफेशनल ये कमेंट कर रहा हूं, हर एक टीचर का एक्सपीरियंस दूसरे टीचर से डिफरेंट होता है, कॉम्पिटेंस लेवल डिफरेंट हो सकता है, काम कितना किया, हार्ड वर्किंग है कोई नहीं है, ये डिफरेंट होता है, मतलब और चीजों के ऊपर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस टीचर के पास जा रहे हैं। अगर टीचर अच्छा है, आपको पता है आपने उसके पास स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई टाइम पे सिलेबस कवर हो जाता है, स्टूडेंट्स के साथ सपोर्टिव रहते हैं और सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी है, तो फिर फिजिकल है या ऑनलाइन है, दोनों सूरतों में आप कॉन्फिडेंट रहे, आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर टीचर जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, नया है, या समटाइम्स कुछ दूसरी प्रेफरेंसेस भी होती हैं जिनकी वजह से प्रॉपर टाइम नहीं वो दे पा रहे, तो इस सिचुएशन में आप चाहे फिजिकल की ऑप्शन सेलेक्ट करें या ऑनलाइन की ऑप्शन सेलेक्ट करें, वो दोनों में आपको हो सकता है कि एक जो ऑप्टिमम क्वालिटी है वो ना मिल सके। तो याद रखें, इसमें ये सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम को नॉर्मली हम क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब जनरली अगर देखें हमारी पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि पाकिस्तान में इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसको जो इस्तेमाल, इसमें बहुत से हिडन बेनिफिट्स भी है जिनको यूटिलाइज, कुछ वजह से, कुछ अपनी रीजन होती है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ दूसरे, मैं उस डिस्कशन की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल याद रखिए, अगर चलाने वाला सिस्टम को सही चलाने वाला, आपने इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ सबसे अहम टीचर को भी जरूर देखना है। अगर टीचर अच्छा है, वो याद रखे जैसा मर्जी सिस्टम होगा उसमें से क्वालिटी निकाल के आपके सामने रखेगा। और अगर फर्ज कीजिए वो टीचर जो है वो कोई पार्ट टाइम स्टाइल में काम कर रहा है, तो फिर जैसा मर्जी सिस्टम होगा, आप शायद उसमें से जो ऑप्टिमम क्वालिटी जो निकल सकती है वो आपको ना मिल सके। तो बहरहाल ये मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे। अब इसके बाद हम अपनी इस डिस्कशन के नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। जी, अब चलते हैं हम अपनी ओरिएंटेशन के अगले हिस्से की तरफ। नेक्स्ट जो बात हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये कि स्टूडेंट कहते हैं सर 20,000
राइस को पे करें हम, ये राइस ऑफ हमें लूट रहा है, क्योंकि यही सब्जेक्ट कुछ दूसरी जगह पे कम कॉस्ट में भी अवेलेबल है, 12,000 में भी अवेलेबल है, 10 में, 8 में, इवन 6 में भी अवेलेबल है। तो क्यों 20,000 पे किया जाए? क्या 20,000 फीस एक हाई कॉस्ट है या रीजनेबल है? इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, तो पहले तो इसको कंपेयर करते हैं 20,000 को, हम इस फीस को पाकिस्तान के कुछ फेमस प्राइवेट स्कूल से, नाम आपको पता ही होंगे, आप नेट पे जाके सर्च करें किसी भी फेमस स्कूल, प्राइवेट स्कूल के जो केजी की फीस है, केजी के बच्चे की, प्रेप की, प्ले ग्रुप की, आप सर्च कीजिए फीस क्या है, आपको पता चलेगा मंथली फीस 20,000 से लेके 35,000 तक मंथली फीस है बच्चे की। और इस फीस में वो प्ले ग्रुप वाले सिखाते क्या? वो सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये चीजें सिखाते हैं। और जबकि यहाँ पे सीए में, याद रखिए, ये 6 महीने की, हमारा सेशन जो है कितने, 6 महीने का होता है तकरीबन, और इस 6 महीने की फीस 20,000 है। और उसमें हम सिखाते क्या है? लॉ, और इसमें केस स्टडीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और सिखाता कौन है? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली। तो डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखें। अच्छा चलें, प्राइवेट स्कूल के छोड़े सर, वो तो हमारे प्रोफेशन के नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना। प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन कीजिए, प्रोफेशन के एग्जांपल्स के साथ, प्रोफेशन के एग्जांपल के साथ कंपेयर करते हैं। 20,000 जैसे मैंने आपको तक बताया, कॉस्ट कंपैरेटिवली दूसरे बहुत से ऑप्शन से हाई है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? देखिए, आपने जब कंपैरिजन करना होता है तो उस कंपैरिजन का असूल होता है लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है, और टोटल की बेसिस पे कंपैरिजन करना है, सिर्फ फीस की बेसिस पे नहीं, इनपुट और आउटपुट दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या है, सिर्फ ये ना देखें इस कॉस्ट के अगेंस्ट में बेनिफिट्स क्या आपको रिसीव हो रहे हैं, ये भी देखिए। ये हमारा प्रोफेशन जो है एक सर्विस सेक्टर है। भैया कोई बर्गर थोड़े बना रहे हैं कि जी एक दुकान पे बर्गर जो है वो 100 रुपए का बिक रहा है तो दूसरी वाली दुकान पे जो है वो 120 का नहीं बिक सकता। सर्विस सेक्टर में याद रखिए, प्रैक्टिकली आपको मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, सर्विस सेक्टर क्या है? लॉयर्स है, आप देखेंगे एक लॉयर की फीस दूसरे लॉयर से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है। डॉक्टर्स की फीस है, आपने शायद खुद कभी ऑब्जर्व किया हो कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके पास जाए वो 100 रुपए में चेक भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं वो 2,500 ले लेते हैं, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, मेडिसिन उसमें शामिल नहीं होती, और लोग जाते हैं उनके पास। किस वजह, ये इतना ज्यादा फर्क किस वजह से है? ये इस वजह से है कि जो दूसरी वाली एग्जांपल है, मे बी प्रोबेबली ये जो बंदा जो प्रोफेशनल है इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है और इसके मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा है। एग्जैक्टली इसी वजह से याद रखें, हमारे टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, ये ऑप्शन एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। याद रखें, हर टीचर, मैंने जैसे पहले बात की, हर टीचर रिस्पेक्टेबल है, बीइंग ए टीचर हर टीचर रिस्पेक्टेबल है, आपने हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल में देखें, एक टीचर और दूसरे टीचर में डिफरेंस होता है। अब मैं इससे आगे मजीद कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने जब कभी ऑप्शंस को वैल्यूएट करना है, सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि कॉस्ट के साथ साथ बेनिफिट्स पूरा एनालिसिस करना है और देखना है कि जो आप जिस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया है, यहां आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो कितना वक्त, कितना अपना डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशन को टाइम देता है अपना। अब मैं इससे मजीद, क्योंकि देखिए मैं तो प्रोफेशन का बंदा ना, मुझे तो और भी बहुत सी ऐसी चीजों का पता है जिसका शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं मजीद इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ ये ना देखिए कि आप क्या पे कर रहे हैं, ये जरूर देखें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं, और दोनों की बेसिस पे कंपैरिजन करें। अगर आपको लगता है इनपुट और आउटपुट दोनों को सामने रख के, कास्ट और बेनिफिट दोनों का एनालिसिस करके आपको लगता है कि एक ऑप्शन बेहतर है, बिल्कुल दूसरी ऑप्शन की तरफ जाए, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन याद रखें, हाई कॉस्ट होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं देखें, हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं, हमें भी मार्केट में बैठे, हमें इन चीजों का अंदाजा है, लेकिन इंशाल्लाह आप जब इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, पढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द सेशन तभी मैं मानूंगा, आप भी शायद ये कहेंगे ये एक्सपेंसिव ऑप्शन थी कंपैरेटिवली, लेकिन याद रखें इंशाल्लाह आप ये नहीं कहेंगे सर हमारा डिसीजन गलत था। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इस कॉस्ट के अगेंस्ट में आप बेनिफिट क्या रिसीव करने जा रहे हैं, अब ये भी देख लीजिए। एक तो टीचर है, टीचर की मैंने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क का आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। अब इसके अलावा अदर देन टीचर क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी? सबसे पहले सिलेबस कवरेज। देखिए मेरी पास्ट में भी यही प्रैक्टिस रही है और कोशिश रही है, और इस सेशन में भी यही कोशिश रही होगी कि पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक
हमारा जो कवरेज है, जो बर्डन है, वो हमेशा एक जैसा रहे, बल्कि आखिरी लेक्चर्स में आके, जो आखिरी 5, 7, 8, 10 लेक्चर्स होते हैं, उनमें आके मैं कोशिश करता हूं कि बर्डन कम होने निस्बतन, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है रिवीजन करने का, क्योंकि सेशन करंट चल रहा होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि बर्डन पहले लेक्चर में ऐसा ना हो कि पहले तो शुरू में रिलैक्स इजी होके लेक्चर करवाते रहे और एंड में जाके एकदम भागम भाग शुरू कर दिया। ऐसे इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। जो बर्डन आपने पहले लेक्चर में आपको मिलेगा, देखिए आज का लेक्चर शामिल नहीं है तो ओरिएंटेशन है, कल के लेक्चर से बात कर रहा हूं। जितनी कवरेज हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, उतना ही कवरेज हमारी आखिरी लेक्चर में होगी, या शायद उससे थोड़ा सा कम, उससे ज्यादा नहीं। यानी ये नहीं होगा शुरू में हम रिलैक्स रहे और एंड में भागम भाग वाला काम किया, ये इंशाल्लाह नहीं होगा, आज तक मैंने किया है और ना इंशाल्लाह आइंदा कभी करूंगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज, कंसेप्ट क्लैरिटी थ्रू रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड केस स्टडी। देखिए लॉ जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स की निस्बत, बीएमबीएस की निस्बत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन याद रखें यही डिफिकल्ट सब्जेक्ट उस वक्त इंटरेस्टिंग बन जाता है जब इसको हम रियल वर्ल्ड केसेस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, इनको केस स्टडीज के जरिए से डिस्कस करते हैं। तो चूंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो होती है, केस स्टडीज वो कहानी की शक्ल में होती है, तो कहानी सुनना आपको पता है इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसी चीज को फिर स्टूडेंट बजाय ये कि उन्हें लगे कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, उन्हें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाता है। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो कंसेप्ट्स हैं इनमें जहां कहीं पॉसिबल हो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज के साथ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट समझना आसान भी हो जाता है और इसकी रिटेंशन भी ज्यादा अरसे तक रहती है। फिर इसके बाद हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट सिस्टम, यानी जैसे एक फिजिकल, कोशिश हमारी ये होती है कि हत्तुल इम्कान जहां तक हो सके ऑनलाइन सिस्टम में भी इन्वायरमेंट जो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए वो वही हो जो कि फिजिकल क्लास का होता है, ताकि स्टूडेंट को ऐसा फील हो अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा फील हो कि जैसे वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और टीचर जो है वो सामने उसको लेक्चर दे रहा है। तो हम बिल्कुल जिस तरह एक टिपिकल क्लासरूम होता है वहां उस स्टाइल में कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, यानी व्हाइट बोर्ड के जरिए से और प्रोजेक्टर के जरिए से। ठीक है, वो जो एक और भी ऑप्शन होती है जूम स्टाइल में लेक्चर देना या स्क्रीन शेयरिंग करना, वो मुझे पसंद नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपर जो एक टिपिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट है उसको हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर और क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की। व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लस है फिजिकल का कि आप इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्वेश्चन पूछने हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें बाजू का 1-2 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन ये जहां पे प्लस है फिजिकल, वहां पे अब व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्लस और आपको मिलता है जो फिजिकल में नहीं मिलता। वो क्या, फिजिकल क्लास में नॉर्मली जो हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस अलाउ करते हैं, यानी जो स्टूडेंट क्वेश्चन वो करंट टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं। यानी अगर आज मैंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूं तो स्टूडेंट जो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा वो चैप्टर 6 से ही पूछेगा। चैप्टर 2 का अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने लगेगा, मैं उससे कहूंगा भाईजान अभी तो सारी क्लास चैप्टर 6 पढ़ी हुई है, उसके कंसेप्ट सारे पढ़ के हैं, रीडिंग करके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो हमको रिवीजन डे रखेंगे, आप तब पूछ लीजिएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट याद रखे किसी भी टॉपिक की क्वेरी पूछ सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि हम तो रूटीन के लेक्चर में पोजीशन में चैप्टर 7 पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट जिसने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हो, या मे भी उसने पहले ज्वाइन किया लेकिन वो कवरेज नहीं कर सका, साथ साथ नहीं चल सका, वो चैप्टर 4 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो और उसने पूछा हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में याद रखें आप किसी भी चैप्टर, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा वो। फिर माइंड मैप, मैं जब स्टूडेंट था तो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की। वैसे तो अब तकरीबन हर पेपर में प्रॉब्लम आती थी, लेकिन खास तौर पे एक पेपर था मेरा, उसमें एक टॉपिक मुश्किल था, लेकिन क्वेश्चन उसमें से कंफर्म आता था। तो मैंने 6 महीने का जो सेशन था उसमें तकरीबन 1 महीना टका के उस टॉपिक को तैयार किया। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी उस टॉपिक में, मैं रिलैक्स हो गया। बाकी सारा सेशन मैंने दूसरे टॉपिक्स की तरफ जो है उसको तैयार करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली आखिरी जो वीक था उसमें मैं वो जो पहले महीने में मैंने टॉपिक तैयार किया था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको रिवाइज नहीं कर सका। जब रिवाइज नहीं कर सका, एग्जाम में गया, क्वेश्चन सामने था, हालांकि मैंने 1 महीना लगा के उस टॉपिक की तैयारी की थी, लेकिन चूंकि आखिरी दिनों में रिवीजन नहीं कर सका था, मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सका। मुझे उसका बहुत दुख हुआ। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने उसको फैसला किया, मैंने कहा मैंने हरगिज ऐसा नहीं करना कि पहले तो एक टॉपिक के ऊपर दिन रात एक कर दिया और आखिरी दिनों में रिवीजन ना की। जिस टॉपिक को भी मैंने तैयार किया है आखिरी दिनों में रिवीजन जरूर मैंने करनी है। और याद रखें यही असूल है रिवीजन का। याद आप नोट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले जिस टॉपिक की आप रिवीजन नहीं ना कर सके, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। पूरा स्टार्ट कर लेंगे, कुछ थोड़ा जेहन में चीजें आ रही होंगी लेकिन वो मिक्स हो रही होंगी कि अच्छा ये पता नहीं होता था या नहीं होता था, इसके बाद कोई स्टेप होता था पता नहीं वो क्या था, इस तरह की चीजें। तो इसको इंश्योर कर, अब मैं ये चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो मैं स्टूडेंट ना करे। अब आखिरी दिन में चूंकि मुझे पता है रिवीजन करना मुश्किल होता है, पूरी किताब में से फॉर एग्जांपल 250, 300, 400 सफ़ों की किताब है, आखिरी दिन हमारे पास 6, 7, 8 घंटे हैं, 8 घंटों में 400, 450 सफ़ों की किताब कैसे रिवाइज होगी। तो उसका एक तरीकाकार हमने निकाला है, वो क्या है, रिवीजन थ्रू माइंड मैप्स।
माइंड मैप्स क्या है? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनमें से हमने एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया जो हमें बेहतर लगा। उससे हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक चैप्टर की सारी रिवीजन जो करनी है उसको सारा मटेरियल एक सफे के ऊपर ले आएंगे, और वो भी एक टिपिकल वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होगा पेज, बल्कि उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से प्रिपेयर किया जाएगा। अब वो एक पेज है, उसका फायदा क्या होगा? एक पेज के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर की बिची आपके सामने होगी। आपने जब कभी भी रिवीजन करनी है सेशन के दौरान में या आखिरी दिन, आपने उस पेज को देखना है और उन कंसेप्ट्स की आपकी रिवीजन होती जाएगी। इस पे तकरीबन 10 से 12 मिनट एक चैप्टर के ऊपर लगेंगे और इंशाल्लाह आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये चूंकि आप लोगों के लिए एक नई चीज होगी, तो अभी मैं ज़बानी कलामी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप शायद इसकी यूटिलिटी का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा, आपको खुद पता चलता जाएगा कि कितनी यूजफुल चीज है ये। इससे पहले सीफैप लेवल पे हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सीफैप के स्टूडेंट्स का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला इसके ऊपर। बल्कि बात तो वो कहते हैं सर लेक्चर को छोड़े माइंड मैप भी दे दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लेक्चर। हालांकि ये गलत है, मैं इसको इंकरेज नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ बताना मकसद था कि माइंड मैप जो है ये हमारा एक अहम स्टडी टूल होगा जो कि बेसिकली 10 से 12 ये क्या करेगा, इन शॉर्ट ये 10 से 12 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने पहले लेक्चर लिया हो। फिर इसके बाद एक्सटेंसिव पास्ट पेपर प्रैक्टिस। कोई भी पेपर हो आई कैप का, पास्ट पेपर्स के बगैर आप उसको नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सारे बता दूं, सारे समझा दूं, डिस्कस कर दूं, बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिए, लेकिन आपको पास्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं करवाई, याद रखिए आपको कंसेप्ट आता होगा लेकिन आप पास्ट पेपर्स को क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको मकसद सिर्फ कंसेप्ट समझाना नहीं, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि आई कैप का पेपर पास करना हमारा मकसद है। और उसके लिए जरूरी है डेफिनेटली पेपर पास करने के लिए कि आपको बताओ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और अटेम्प्ट कैसे करना है जब तक आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये नहीं सीख सकेंगे। तो हम इंश्योर करेंगे ये लेक्चर के दौरान में भी और इसके अलावा भी डिफरेंट टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह के जरिए से कि ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा कि आपको क्वेश्चन चल रहा हो, इंफॉर्मेशन चल रही हो आगे और आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आगे क्या आपसे पूछने जा रहा है या किस तरफ डिस्कशन को लेके जा रहा है। फिर इसके अलावा मजीद कुछ प्रीमियम कंटेंट्स जो है वो मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, लेकिन वो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो फाइनल स्टेज पे नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते रहेंगे कुछ और मजीद भी चीजें हैं जो हमारी स्टडी में काम आ सकती है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या 2 टाइम्स स्पीड के साथ मैं लेक्चर सुन लूं तो चलेगा? नॉर्मली मैंने देखा स्टूडेंट्स में ट्रेंड होता है खासतौर पे थ्योरी के सब्जेक्ट्स में कि जो वीडियो लेक्चर्स होता है उसे डबल स्पीड के सुनते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने अपना टाइम बचा लिया। याद रखें ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी, इसलिए कि पास्ट में स्टूडेंट ये करते हैं और हम जब उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमें इश्यूज का पता चलता है। तो एक स्टूडेंट था, वो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करता हूं। लास्ट सेशन में एक स्टूडेंट था, सबसे ज्यादा एक लेक्चर होता था उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में उसी के होते थे। तो मैं शुरू में बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये स्टूडेंट जब वो क्वेश्चन पूछता है बड़ा अच्छी बात है, इंकरेजमेंट होती है दूसरे स्टूडेंट्स को भी कि यार अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो सर से पूछनी है, वरना तो वो सोए रहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि ये कंसेप्ट तो मैं क्लास के दौरान में डिस्कस कर चुका हूं और लेक्चर में मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो थोड़ा सा जब उसके साथ पर्सनल लेवल पर डिस्कशन हुई तो पता चला कि वो लेक्चर्स को डबल स्पीड पे सुनता था। तो याद रखें एक चीज आप आजमा के देख लीजिएगा, आप अगर डबल लेक्चर पे डबल स्पीड के साथ लेक्चर सुनेंगे, याद रखें इसका फायदा क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा, जाहिर है जो 1 घंटा लगना आधा घंटा लगेगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी कम हो जाती है। स्पीड का और अंडरस्टैंडिंग का इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आप लेक्चर की स्पीड बढ़ाते जाएंगे अंडरस्टैंडिंग आपकी एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी और वो टाइम जो आपने स्पीड बढ़ा के सेव किया वही टाइम बल्कि शायद उससे ज्यादा टाइम आप व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे स्टूडेंट के साथ उन क्वेश्चंस को पूछने में जाया कर देंगे जिनका जवाब लेक्चर में मौजूद था। लेकिन चूंकि आपने डबल स्पीड के साथ लेक्चर सुना इसलिए आप उसको पिक नहीं कर सके। तो ध्यान में रखिए फर्स्ट टाइम आपके लिए लाजमी है कि आपने रेगुलर स्पीड पे लेक्चर सुनना है। हाँ, जब रिवीजन कर रहे हो दूसरी तीसरी दफा आप सेकंड थर्ड रिवीजन कर रहे हैं उस वक्त ठीक है, आपको इजाजत है, उस वक्त आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने हमेशा रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर सुनना है। इस चीज को नोट कर लीजिए, वरना आप स्पीड ज्यादा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कम होगी, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और कंसेप्ट आपको सही तरीके से समझ नहीं आ सकेंगे। और इसके बाद इस सारी डिस्कशन के बाद एक आखिरी बात देखें, मुझे अंदाजा है कि हमारे स्टूडेंट के लिए फीस पे करना, खासतौर पे आजकल के हालात में फीस पे करना मुश्किल काम है और 20,000 जो कॉलेज को फीस पे करता है हर स्टूडेंट के लिए इजी टास्क नहीं है ये फीस पे करना। तो ये तो चूंकि कॉलेज मैनेजमेंट उनका डिसीजन है, इनके ऊपर तो इन्फ्लुएंस नहीं है हमारा, लेकिन एक चीज मैं आपके साथ कमिट करता हूं,
इंशाल्लाह आप जब सारे लेक्चर्स ये लेंगे और जो मैं आपको डेली बेस पे असाइनमेंट्स वगैरह देता हूं वो करते रहेंगे, तो याद रखें जब सेशन एंड होगा, अब मैं जिम्मेदारी के साथ ये कमिट कर रहा हूं आपके साथ, आप पूरे पाकिस्तान, देखिए मैं कोई ये नहीं कि अपने आप को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई गुरूर तकब्बुर अल्लाह माफ करे उस साइड पे नहीं लेके, मतलब मेरी वो इंटेंशन नहीं है। मकसद सिर्फ ये आपको कॉन्फिडेंस देना कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, इंशाल्लाह ये जाया नहीं जाएंगे। तो आपके साथ कमिटमेंट ये कर रहा हूं कि अगर आप सारे लेक्चर्स स्किप नहीं करते, सारे लेक्चर्स लेते हैं और रेगुलर स्पीड के ऊपर, और डेली जो भी काम आपको दिया जाता है आप वो काम साथ साथ करते हैं, इंशाल्लाह सेशन एंड होगा, आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी टीचर के स्टूडेंट के साथ अपना मुकाबला कर लीजिएगा। आप उसके साथ डिस्कशन कर लीजिए, उसे कहा आओ जरा देखें, हम नाजरा करते हैं कि ये चैप्टर 13 जो है वो तुम्हें ज्यादा आता है कि हमें ज्यादा आता है। इंशाल्लाह आप उससे पीछे नहीं होंगे। अगर आप उससे हारते हैं, जो मैंने कहा वो काम करने के बावजूद भी, और वो स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाता है, तो याद रखिए आप मुझसे आके ये कह सकते हैं सर आपने हमसे इतने पैसे लिए थे, कॉलेज ने इतने पैसे लिए हैं, लेकिन आपने वो पैसे हलाल नहीं किए थे। इंशाल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन याद रखें, फिर कह रहा हूं, कब करना है? सेशन एंड पे, जब आप, क्योंकि देखें हर टीचर के कंसेप्ट्स की अपनी तरतीब होती है। मे बी मैं कंसेप्ट्स डिफरेंट तरतीब से पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा टीचर डिफरेंट, तो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाए ना हो, वो हो सकता है दूसरे टीचर ने पढ़ा दिया और आप ये समझ रहे हो सर ने तो हमें करवाया नहीं। तो आपने सेशन एंड पे ये काम करना है। और दूसरी शर्त मैंने क्या रखी कि आपने सारे लेक्चर्स लेने हैं और रोज का रोज काम करना है। इंशाल्लाह आप जो है वो कंसेप्ट्स के ऊपर जितनी आपकी ग्रिप होगी, आपसे ज्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि और किसी स्टूडेंट की नहीं होगी। तो ये था हमारा इस डिस्कशन। अब आते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ बेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। लॉ सब्जेक्ट नेचर क्या है? लीगल सब्जेक्ट है। देखें हर सब्जेक्ट का ना अपना अपना एक स्टाइल है, अपना एक मिजाज है, और हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए अपनी एक स्किल की जरूरत होती है। जैसे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पास करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का पेपर आपने पास करना है, आपको डायग्राम बनाने की स्किल होनी चाहिए। लॉ का पेपर पास करना है, क्या स्किल होनी चाहिए? लीगल सब्जेक्ट है, आपको लीगल प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग हो और केस स्टडी अटेम्प्ट करना आनी चाहिए। सबसे अहम चीज है केस स्टडी को प्रेजेंट करना। आपको अपने आर्गुमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये सीखना है हमने। और इसमें फेल होने की बड़ी एक रीजन यही होती है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, पढ़ के पता चल जाता है कि ये पूछ क्या रहा है, मसला क्या है इस केस में, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है रिटन फॉर्म में ये पता नहीं चलता। और ये पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की होती। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आईकॉम, एफए, बीए, बीकॉम वगैरह करके सीए में आते हैं, तो हमारा चूंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो केस स्टडी बेस्ड नहीं है, उसमें रट्टा चलता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं भी जब आईकॉम बीकॉम मैंने किया है तो उसमें रट्टा ही होता था। सिलेक्टिव स्टडीज होती थी, टीचर बता दिया करते थे ये करना है, ऐसे करना है, उन चंदे क्वेश्चन को करते थे, फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी। सीए में आके फिर स्टूडेंट्स को जब कंसेप्ट एप्लीकेशन की तरफ आना पड़ता है तो उनके लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज होती है, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये एक बड़ी रीजन होती है। तो याद रखिए नेचर क्या है इसकी, लीगल नेचर का मतलब क्या है कि आपने लीगल प्रोविजंस जो लॉ की लिखी हुई है कहीं पे, उनको समझना है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है और फिर उनको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, कुछ जगहों पे हम रट्टा भी लगाएंगे, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग पहले हो, उसके बाद फिर रट्टे की बारी है। वरना अगर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाएंगे अंडरस्टैंडिंग के बगैर, आप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे, जो छापा मारने क्वेश्चन कर लेंगे, केस स्टडीज नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या है? क्या ये लॉ का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है? डिपेंड करता है आप किसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर करेंगे, यस लॉ का सब्जेक्ट डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स से। अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं, लॉ का पेपर, लॉ का सब्जेक्ट अकाउंटिंग से डिफिकल्ट नहीं है। अब जरा इसको अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं। मैं आपके सामने दो सब्जेक्ट के पास इसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके ऊपर मजीद डिस्कशन के लिए कंपैरिजन करवा रहा हूं। लॉ का सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के रिजल्ट्स के साथ, पासिंग परसेंटेज के साथ कंपेयर करवा रहा हूं। आईकैप हर अटेम्प्ट के बाद जब रिजल्ट आता है उसके बाद हर सब्जेक्ट में ये बताता है कि कितने स्टूडेंट अपियर हुए और कितने पास हुए, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि सब्जेक्ट का कितना रिजल्ट रहा। आईकैप की वेबसाइट पे ये रिजल्ट मौजूद होते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिजल्ट जो है वो अवेलेबल करता है वेबसाइट पे। प्रीवियस, चूंकि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स ने हर अटेम्प्ट के रिजल्ट डाउनलोड करके रखे होते हैं, वो हमारे पास ये रिजल्ट भी हैं। लेकिन अगर आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके इनको कंफर्म करना चाहें तो आपको सिर्फ लेटेस्ट रिजल्ट अवेलेबल होगा, प्रीवियस रिजल्ट अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दिखा सकते हैं। कंपैरिजन करा रहा हूं बिजनेस लॉ को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्यों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ, क्यों दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्यों नहीं? इसलिए कि नॉर्मली कैफ 1 2 3 में जब स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो लॉ के साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं, यानी एक ही अटेम्प्ट में दोनों पेपर उन्होंने देने होते हैं। इसलिए मैं इन दोनों का रिजल्ट आपके साथ कंपेयर करवा रहा हूं। आप अगर आप देखें, कंपैरिजन करें लॉ के रिजल्ट्स को अकाउंटिंग के रिजल्ट्स के साथ, तो तकरीबन हर अटेम्प्ट में आप देखेंगे लॉ की पासिंग परसेंटेज कम है, अकाउंटिंग की पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। और अगर आप एंड पे जाके इसका
ओवरऑल पिछली जितनी भी अटेम्प्ट्स हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की जो पासिंग परसेंटेज है 41% और बिजनेस लॉ की 23%, यानी तकरीबन आधी 55% का लें। लॉ की पासिंग परसेंट अकाउंटिंग की पासिंग परसेंटेज लॉ की निस्बत तकरीबन डबल है, डबल के करीब है। अच्छा, अगर आप नंबर्स की बेस पे एनालिसिस करें ना तो आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब यह है लॉ का पेपर ज्यादा मुश्किल है अकाउंटिंग की निस्बत, क्योंकि लॉ में पासिंग परसेंटेज कम है, अकाउंटिंग में ज्यादा है। इससे मतलब क्या जहन में आता है, कंसेप्ट क्या बनता है कि अकाउंटिंग का पेपर आसान है, लॉ का पेपर मुश्किल है। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। ये नंबर्स जो कंसेप्ट शो नहीं कर रहे, जो इनके अंदर हिडन है, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले क्या स्टेटमेंट दी, लॉ और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कौन सा पेपर आसान है, लॉ का। लेकिन पासिंग परसेंटेज क्यों कम है? अगर यह आसान है तो उसमें पासिंग परसेंटेज ज्यादा क्यों नहीं? इसलिए कि स्टूडेंट्स इसके ऊपर मेहनत नहीं करते, तो वजह नहीं देते इतनी। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो समझते हैं हमारे लिए सबसे अहम सब्जेक्ट अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट सबसे अहम है, और बाय नेचर अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग के सब्जेक्ट ही ज्यादा पसंद होते हैं। लेकिन याद रखें, आप जब तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते जब तक आप लॉ का पेपर, टैक्स, बीएमबीएस, इवन इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं पास करते। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट अहम है। अब स्टूडेंट करते क्या है, अकाउंटिंग है, क्वेश्चन चल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है, वो 3-3, 4-4 घंटे एक दिन में अकाउंटिंग ऊपर लगा देते हैं, और आधा पौना घंटा जो बाकी बचता है वो दूसरे सब्जेक्ट्स को एलोकेट करते हैं। लॉ को कितना बड़ा, आधा घंटा, आज कितना बड़ा, पौना घंटा सिर्फ। हालांकि याद रखिए कि लॉ का एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर उसने लॉ का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो डेली 2 घंटे पढ़ना जरूरी है, 2 घंटे। और ये मैं कोई हवाई फिगर की बात नहीं कर रहा, ये फिगर हवाई नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट से पूछ के, रिसर्च करके, हमने 2-3-4 सेशन में ये एक्सरसाइज की कि स्टूडेंट से पूछा करते थे आप कितनी देर पढ़ते हैं, और फिर उसकी बेस पर रिजल्ट्स के साथ कंपैरिजन करते थे कौन कौन से स्टूडेंट पास होते हैं। तो उस बेस के ऊपर 2 घंटे, अगर आप डेली 2 घंटे 1 घंटा पढ़ते हैं तो ध्यान में रखिएगा फिर आप इस अटेम्प्ट में तो नहीं पास हो सकेंगे। हाँ, अगले अटेम्प्ट में भी अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटे जब पूरे होंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो जाएंगे। तो अगर आपका प्लान है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, सिंपल 2 घंटे डेली पढ़े। अगर आपका प्लान है कि सेकंड अटेम्प्ट में पास होना है, आप डेली 1 घंटा पढ़ लें। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जी डेली आपने आधा घंटा पढ़ना है सिर्फ लॉ को, तो तैयार हो जाए, फोर्थ अटेम्प्ट में पास होंगे आप। और क्योंकि जब तक आई कैप का एक लेवल है, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको पास नहीं करेगा। तो यहां पे ध्यान में रखिए, यहां पे पासिंग परसेंटेज कम होने का मतलब ये नहीं है सब्जेक्ट मुश्किल है, इसका मतलब ये है इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट टाइम कम देते हैं, मेहनत कम करते हैं इसके ऊपर। मैंने स्टूडेंट आए, सर, अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम, सर पेपर आया, पता था क्या करना है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा पता था, इसका हल क्या वो भी पता था, लेकिन एग्जाम में लिखा नहीं गया। प्रेजेंटेशन का नहीं प्रॉब्लम आई, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आई कि प्रेजेंट कैसे करें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको अकाउंटिंग में भी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम आती है? कहते हैं नहीं, प्रॉब्लम अकाउंटिंग में तो नहीं आती। क्या अकाउंटिंग में कभी ऐसा हुआ क्वेश्चन सामने आ रहा, को पता ही ना होगा शुरू कैसे करना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? नहीं। मैं कहा वो क्यों नहीं आया? इसलिए कि आप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की डेली रिटन प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस कर करके आपको पता है जैसे क्वेश्चन सामने आता है आपको पता है कौन सा टॉपिक है, इसका फॉर्मेट क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एक एक एडजस्टमेंट को आपने सीखा होता है। रिटन पेपर जो होते हैं थ्योरी के, उनमें आपने ये काम नहीं किया होता। थ्योरी के पेपर में क्या करता है स्टूडेंट, थ्योरी यार लिख लिख के बोर होंगे, थकेंगे बिला वजह। अच्छा ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है, जेल में लेके ये आंसर है, सोल्यूशन देखा, अच्छा वही आंसर है, चलो ओके हो गया जी प्रैक्टिस, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्योंकि प्रैक्टिस आप जिस स्टाइल में कर रहे होते हैं पूरे सेशन में, फिर जब पेपर वाले दिन जाते हैं पेपर देने के लिए, उसी तरीके से उस वक्त भी सारी चीजें चल रही होती है। उस वक्त भी आप देखते हैं ये क्वेश्चन है, फौरन ध्यान में आ जाता है इसका आंसर ये है, और वो आंसर ठीक भी होता है। लेकिन चूंकि पूरे सेशन में आपने रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस ही नहीं की लिखने की, तो एग्जाम में भी फिर आपका हाथ नहीं चला। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो हाथ आपका पूरे सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं ना चला, वो एग्जाम में भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी गलत फहमी है कि अभी तो हम ज़बानी कलामी कर लेते हैं, एग्जाम में जाके लिख लेंगे। नहीं लिखा जाता मेरे भाई, नहीं लिखा जाता। आप तजर्बा करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बात पे एतबार नहीं, तजर्बा करना चाहते हैं करके देख लें। तो बहरहाल इन शॉर्ट, बिजनेस लॉ का पेपर अकाउंटिंग की निस्बत है आसान, लेकिन इसमें पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? स्टूडेंट इसको टाइम नहीं देते उतना जितना देना चाहिए, रिटन फॉर्म में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। इसीलिए हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपने डेली 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटा आपका फ्रेश लर्निंग में होगा, यानी उस 1 घंटे में आपने आज का लेक्चर जो है, और ये 2 घंटे वीडियो लेक्चर के अलावा है, वीडियो लेक्चर का टाइम इसमें शामिल नहीं करना। वीडियो लेक्चर के अलावा 2 घंटे हैं, आपने 1 घंटे में जो फ्रेश टॉपिक होगा वो पढ़ना है, सीखना है, और प्रीवियस अगर कोई अभी कंसेप्ट रहता है पेंडिंग है उसको रिवाइज करना। और जो दूसरा 1 घंटा होगा उसमें आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस की भी, केस स्टडीज की भी रिटन प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज भी होंगे। डेली होम असाइनमेंट मिला करेगी आपको, हम पास्ट पेपर की डिस्कशन भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आपने एक चीज इंश्योर करनी है, याद रखिए, अगर आपने डेली होम असाइनमेंट नहीं की ना, तो याद रखिए आपने कुछ नहीं सीखा,
सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। एग्जामिनर आपका वर्बल टेस्ट नहीं लेगा कि ये कंसेप्ट था, वो आपसे रिटन टेस्ट होगा। तो जब तक आप रिटन टेस्ट की रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए हमने 1 घंटा डेली याद रखें, ला आपने अपने हाथ से लिखना है, कुछ भी लिखें, कोई से भी टॉपिक का कोई सा भी क्वेश्चन करें, ठीक है। कुछ तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा ना, आज आपने ये क्वेश्चन करने, आज ये करने हैं। इसके अलावा भी आप आगे चल के खुद से डिसीजन कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक की रिवीजन करनी है, कौन सा क्वेश्चन करना है। लेकिन याद रखें 1 घंटा डेली ला आपके हाथ से निकलना चाहिए, लिखना है आपने। और फिर इसके अलावा आपका कॉलेज की तरफ से वीकली रिटन टेस्ट भी होगा जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले आपको बताया था, अगर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, यूटिलिटी होगी जो कि आपने अटेम्प्ट करना है, इसको मिस नहीं करना। स्टडी मटेरियल क्या यूज करेंगे हम? 2 ऑप्शन है आपके पास, एक आईकैप का स्टडी टेक्स्ट ले लें, दूसरा राइज का स्टडी मटेरियल यूज कर लें। लेकिन याद रखें डिसीजन आपने आज अभी कर लेना, ठीक है। अपने सीनियर से पूछें या खुद दोनों को सामने वैल्यूएट करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। डिसीजन एक दफा जिसको आपने पिक कर लिया फिर बाद में चेंज नहीं करना। आईकैप को अगर यूज करते हैं तो आईकैप का एक स्टडी टेक्स्ट है, पहले आईकैप का स्टडी टेक्स्ट अलग, क्वेश्चन बैंक अलग हुआ करता था, लेकिन अब आईकैप ने अपने क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में ऐड कर दिए, अब एक ही बुक है। आईकैप का स्टडी टेक्स्ट यूज करें। और दूसरा अल्टरनेट राइज की बुक है आपके पास। राइज की बुक 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 बेसिकली एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो कि आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में है, यानी यूं समझ लीजिए आईकैप का समराइज्ड वर्जन है राइज का वॉल्यूम 1। कंसेप्ट वही है, हाँ थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज किया गया है, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को उड़ा दिया गया है ताकि स्टूडेंट को याद करते हुए ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने कितना याद करना है और कौन सा ऐसा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, उसे सिर्फ रीड करना है, ऐसे ना हो। जो स्टूडेंट ने याद करना है उसे हमने वॉल्यूम 1 में फिट कर दिया, बाकी जो सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उसे हमने अलग कर दिया, और वो लेक्चर के दौरान में मैं आपसे ज़बानी कलामी शेयर करता रहूंगा। जो चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो जब समझ आ जाए तो काफी होता है, उनका याद करना जरूरी नहीं। याद करने के लिए जो जो चीज जरूरी है उसे हमने वॉल्यूम 1 में इंक्लूड कर दिया। और वॉल्यूम 2 क्या है? ये बेसिकली एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आईकैप के स्टडी टेक्स्ट या वॉल्यूम 1 में नहीं है। देखिए आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं लेकिन पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं है। अगर हमें अपने एक्सपीरियंस से लगा कि पास्ट पेपर में कुछ 2004 में आईकैप ने क्वेश्चन एक केस स्टडी टेस्ट की थी, वो केस स्टडी बहुत अच्छी थी इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, वो आईकैप के हालांकि स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, उसे हमने उठा के वॉल्यूम 2 में फिट कर दिया। तो ये राइज का स्टडी मटेरियल 2 वॉल्यूम में सब डिवाइडेड है, आईकैप का 1 वॉल्यूम। आपकी अपनी मर्जी है, अगर मेरे से सजेशन लें, रिकमेंडेशन लें तो बेहतर यही है कि राइज वाली बुक यूज कर लें। रिस्क नहीं है, देखिए ये फर्स्ट टाइम लॉन्च नहीं कर रहे हम, ये इसको हो गए तकरीबन 6-7 साल हो गए। तो अगर 6-7 साल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ के पास हो रहे हैं, और अब हमने सीनियर से इसका फीडबैक भी ले सकते हैं। बहरहाल अब मैं मजीद इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, वैसे लगेगा जैसे पता नहीं अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लें, लेकिन दोनों को नहीं करना वरना आपका डबल बर्डन हो जाएगा। आईकैप की बुक भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। राइज की भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करें और सारे सेशन में आपने फिर उसी को फॉलो करना है। हाँ, राइज की बुक जो है वो पब्लिकेशन के लिए जा चुकी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 से 7 दिन में वो मार्केट्स में अवेलेबल होगी। मेजर रीजन ऑफ फेलियर इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के फेल रीजन देखें, लिस्ट बनाना चाहे ना हम लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं, भाई स्टूडेंट में ये भी मसला, ये भी मसला, ये भी मसला, ये भी मसला है, लेकिन 100 बातों की एक बात, एक रीजन है, इसको आप अगर टैकल कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। वो क्या है? लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। स्टूडेंट रिटन प्रैक्टिस नहीं करता, खासतौर पे केस स्टडीज की। रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, बाकी जो भी मसले मसाइल हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करते ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपने रिटन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है। हाँ, एंड में मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूं, हमारा जो लॉ का पेपर आएगा उसके 2 सब्जेक्ट के 2 बड़े हिस्से हैं। बिजनेस लॉ एक है, मर्केंटाइल लॉ 50 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा, दूसरा है कंपनी लॉ 50 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा। जो मर्केंटाइल लॉ का पेपर है इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। इन 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तकरीबन 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे रिप्रोडक्शन के, और 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी। यानी जो मर्केंटाइल लॉ वाला पोर्शन है 50 नंबर का, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 15 नंबर के एमसीक्यूज, 15 नंबर के रटे वाला क्वेश्चन, 20 नंबर की केस स्टडी तकरीबन। और इसी तरह कंपनी लॉ के पोर्शन में भी 15 नंबर के एमसीक्यूज, 15 नंबर के रटे वाला क्वेश्चन और 20 नंबर की केस स्टडीज। अब इसको जब आईकैप का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसने एमसीक्यूज जो है ना मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ, इनके एमसीक्यूज इकट्ठे कर दिए 30 मार्क्स के साथ, और पार्ट बी है मर्केंटाइल लॉ 35 मार्क्स और पार्ट सी है कंपनी लॉ 35 मार्क्स। तो आपका जो ग्रिड है वो कुछ इस तरह है कि 50 मार्क्स का पेपर मर्केंटाइल लॉ का होगा, 50 मार्क्स का कंपनी लॉ का होगा। लेकिन जो आपका पेपर है वो 2 की बजाय 3 हिस्सों में सब डिवाइडेड है। एमसीक्यूज एम लॉ और सी लॉ के इकट्ठे करके पार्ट ए में डाल दिया उसने, पार्ट बी में मर्केंटाइल लॉ के 35 मार्क्स हैं और पार्ट सी में कंपनी लॉ के 35 मार्क्स हैं।
ये हमारी सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी आगे फर्दर जो ग्रेड और फर्दर चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज का ओरिएंटेशन का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। कल से इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेक्निकल कंसेप्ट से सब्जेक्ट के। अल्लाह हाफिज।